जय हिंद दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग बेहतर होंगे। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से SCS एकेडमी के YouTube चैनल पर। दोस्तों, इस क्लास में हम डिस्कस करते हैं भारत के भूगोल पर आधारित इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को, और ये हमारी पूरी एक लेक्चर श्रृंखला चल रही है। इस लेक्चर श्रृंखला का आज हम 16वां लेक्चर डिस्कस कर रहे हैं दोस्तों, और आज हम बात करेंगे भारत की प्रमुख जनजातियों और उनसे संबंधित प्रश्नों को लेकर। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस लेक्चर को, जिसमें आज का आपका पहला प्रश्न है दोस्तों, पनियान तथा इरुला जनजातियां किस राज्य में निवास करती हैं? तो ध्यान रखेंगे ये दोनों के दोनों जनजातियां केरल की हैं। केरल जो है दोस्तों कई जनजातियों का निवास स्थान है, और यहाँ पर हम इसके अलावा देखें दोस्तों, पनियान और इरुला के अलावा कुरुम्बा यहाँ की एक इंपॉर्टेंट जनजाति है। पुलायन जो है यहाँ की एक इंपॉर्टेंट जनजाति है। इसके अलावा मल्लार भी यहाँ की जनजाति है। इसके अलावा जाएं दोस्तों तो कुरियान जो है वो भी केरल की एक इंपॉर्टेंट जनजाति है, और एक और जनजाति का नाम मिलता है कडार। ये सभी के सभी केरल में निवास करने वाली जनजातियां हैं। क्लियर? तो यहां इस प्रश्न का उत्तर हो गया आपका सी, केरला। अगर हम भारत में जनजातियों के स्टेटस की बात करें दोस्तों, तो याद रखिएगा जनजातियों के लिए कोई एक स्पष्ट परिभाषा में नहीं मिलती। साधारणतः हमारी समझ के लिए कहते हैं कि ऐसे समुदाय जो शहरी सुख सुविधाओं से दूर जंगली क्षेत्रों में आदिवासियों के रूप में जीवन व्यतीत करते हैं, उन्हें हम जनजातियों में शामिल करते हैं। हालांकि वर्तमान स्थिति में देखें तो परिस्थितियां बदल गई हैं। कई सारे जनजातीय लोग आधुनिक सुख सुविधाओं को अपनाने लगे हैं, शहरों की तरफ मूव कर चुके हैं, आधुनिक सुख सुविधाओं से परिचित हो चुके हैं। लेकिन आज भी भारत में अधिकतर जनजातियां हम देखें कि भारत में लगभग 550 से ज्यादा जनजातियां हैं। इनमें से अधिकतर जनजातियां जो हैं वो जंगली क्षेत्रों में ही निवास करती हैं और अपने पुराने सांस्कृतिक परिवेश में ही जीवन जीना पसंद करते हैं। उन्हें आधुनिक सुख सुविधाओं से कोई लेना देना नहीं है, ना ही इनसे उनका कोई परिचय मिलता है। तो ऐसी जनजातियां जो है दोस्तों, उनको सरकार निरंतर कहीं ना कहीं धारा से जोड़ने का प्रयास करती रहती है, ये ध्यान रखिएगा। तो ये सब जनजातियां हैं, लेकिन संविधान की दृष्टि से देखें तो ऐसी जनजातियां जो संविधान में वर्णित हैं, राष्ट्रपति द्वारा जिन्हें अधिसूचित कर दिया जाए ST के तौर पर, वही जनजातियां मानी जाती है, ध्यान रखना है। अच्छा, इसके अलावा अगर हम भारत में जनजातियों की बात करें दोस्तों, तो भारत में वर्तमान में 8.6%, याद रखिएगा 8.6%, ये 2011 की जनगणना का डेटा है। 2011 की जनगणना का डेटा ही अभी हमारे पास उपलब्ध है, नवीनतम डेटा अभी उपस्थित नहीं है, इसलिए हम इस डेटा का प्रयोग कर रहे हैं। जैसे ही नई जनगणना हो जाएगी तो नए डेटा का यूज करेंगे। वर्तमान में देखें 2011 की जनगणना के हिसाब से भारत में 8.6% जनसंख्या जो है वो जनजातीय समूह की है। ये जनसंख्या दोस्तों 1951 में आजादी के समय जब हम देखते हैं तो लगभग 5.6% थी। इसका मतलब कि धीरे धीरे करके इस संख्या में बढ़ोतरी देखने को मिल रही। हो सकता है नवीनतम जनगणना के आंकड़े आए 2021 वाले, तो वहां पर ये 10% या उससे ज्यादा भी हो जाए दोस्तों। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इसमें वृद्धि हमें देखने को मिल रही है। और अगर जनजातियों की संख्या दोस्तों 2001 से 2011 की जनगणना के दौरान देखें तो लगभग 17.64% हर 10 वर्ष में वृद्धि यहां पर देखी गई है। तो दशकीय वृद्धि दर 17.64% है जनजातियों में। अगर हम देखें तो यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश में सबसे ज्यादा लक्षद्वीप जो है, यहाँ की जनसंख्या का लगभग 94% जो है वो इसके अंतर्गत आता है। ठीक है, और अगर हम राज्य की बात करें दोस्तों, तो राज्य में मध्य प्रदेश जो है, यहाँ पर सबसे ज्यादा जनजातीय जनसंख्या मिलती है, ये भी ध्यान रखना है। और सबसे कम अगर हम बात करें दोस्तों, ज्यादा तो मध्य प्रदेश में हो गया, कम कहाँ है तो यूपी जो है, यहाँ पर आपको जनजातीय का जो प्रतिशत है वो कम देखने को मिलता है। अगर हम दोस्तों जनजातियों में लिंगानुपात की बात करें तो 2011 की गणना के हिसाब से भारत का जो औसत लिंगानुपात है वो लगभग 943 के आसपास है। वहीं जनजातीय समूह में ये लिंगानुपात 990 है। तो ध्यान रखिए कि 990 है। कई बार हम ये बोलते हैं कि लिंगानुपात के कारण होने की वजह ये आदिवासी समूह या इनके पिछड़ी सोच है, परंतु ये गलत है। औसत जो है भारत का वो 943 है लिंगानुपात, और जनजातियों में ये 990 तक है। वहीं अगर हम साक्षरता की बात करें तो भारत की जो एवरेज साक्षरता है वो 72.99% है 2011 की जनगणना से। तो हम उसको लगभग मान सकते हैं कि 73% है। आदिवासियों में ये 59% है। 59% साक्षरता के बाद भी लिंगानुपात 990, ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। तो ये हमारे देश में जनजातियों का हम लोगों ने क्या देख लिया, स्टेटस देख लिया है 2011 की गणना के हिसाब से। इस प्रश्न का उत्तर क्या है आपका सी। अगला प्रश्न देखें,
डफला तथा सिंहपो जनजातियां किस प्रदेश में मिलती है दोस्तों? डफला और सिंहपो जनजातियां जो है वो अरुणाचल प्रदेश की जनजातियां हैं। अरुणाचल प्रदेश में इसके अलावा दोस्तों आपको अबोर जनजाति, अक्का, गोम्बा, कामपति, खोबा, मिश्मी आदि जनजातियां देखने को मिलती हैं। तो ये जनजातियां जो हैं ये भी अरुणाचल प्रदेश की हैं, और जो डफला है, सिंहपो जनजाति है, ये भी आपको अरुणाचल पर मिलती है। अरुणाचल प्रदेश भारत का सबसे पूर्ववर्ती राज्य है जहां सूर्य की किरण सबसे पहले होती है। किबुतु पॉइंट यहीं पर भारत का सबसे पूर्वी बिंदु भी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। अगला प्रश्न है, लेपचा तथा भूटिया जनजातियां कहां निवास करती हैं? दोस्तों लेपचा और भूटिया जनजाति जो है वो सिक्किम में निवास करती हैं। भूटिया और लेपचा दोनों की दोनों जनजातियां जो है वो सिक्किम में निवास करती हैं, हमें दिखाई पड़ती हैं, ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों में से ओंगी जनजाति के लिए ओंगी जनजाति के लोग कहां रहते हैं? तो याद रखिए अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर ओंगे जनजाति हो मिलती है। इसके अलावा दोस्तों आरवा, इसको हम जारवा के नाम से भी जानते हैं, जारवा भी कहते हैं, सेंटेनलीज, ठीक है। इसके अलावा अंडमानी, निकोबारी भी यहाँ की एक जनजाति, ठीक है। इसके अलावा शैम्पेन, इसको शोम्पेन भी कुछ जगह पर मिलता है। ये सभी की सभी जनजातियां कहाँ की हैं? अंडमान निकोबार की जनजातियां, ध्यान रखेंगे। तो अंडमान निकोबार पे ओंगे, जारवा के अलावा कई सारे जनजातियां हैं, ध्यान रखेंगे। ठीक, अगला प्रश्न है, आदिवासी समूह सहरिया का संबंध किस राज्य से है? दोस्तों सहरिया जो है वो मुख्य रूप से राजस्थान में मिलती है, और मध्य प्रदेश में हम देखें दोस्तों तो मध्य प्रदेश का जो ग्वालियर का रीजन है यहाँ पर आपको सबसे ज्यादा सहरिया मिलती है, जो अपने घरों के लिए जाने जाते हैं, जिसको सहराना कहा जाता है। एक प्रकार से बढ़िया कतारबद्ध इनकी झोपड़ी होती है जिसे सहराना कहते हैं, और शेर के साथ रहने के लिए प्रसिद्ध रही, इसलिए इनका नाम भी सहरिया पड़ा है। अति पिछड़ी जनजातियों में शामिल है, ये ध्यान रखेंगे सहरिया। अगर हम राजस्थान की अन्य जनजातियों की बात करें दोस्तों तो यहां पर आपको मीणा, गरासिया, सांसी, दमोर, कोली, रावत, मैरात, ये सारी जनजातियां आपको कहां मिल जाएंगी? राजस्थान में और मिल जाएंगी। तो राजस्थान में भी आपको बड़े लेवल पर जनजातियां मिलती हैं। अगर हम भील जनजाति की बात करें तो भील जनजाति भी आपको राजस्थान में देखने को मिल सकती है। मीणा यहाँ की प्रमुख जनजाति है। ठीक है, मुंडा जनजाति कहाँ निवास करती है? दोस्तों मुंडा जनजाति जो है वो विशेष तौर पर देखें झारखंड में निवास करती है, और बिरसा मुंडा जो महान क्रांतिकारी हुए दोस्तों वो इसी जनजाति से संबंध थे। झारखंड क्षेत्र, छोटा नागपुर का जो पठारी क्षेत्र है, राजमहल का पहाड़ी क्षेत्र है, वहां पर विशेष तौर पर जनजाति मिलती है, जिसने भारत के स्वाधीनता संग्राम के जो आंदोलन रहा है उसमें भी अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है, ध्यान रखेंगे। इसके अलावा झारखंड में दोस्तों और भी जनजातियां हैं, जैसे संथाल जनजाति भी मिलती है, कोरबा भी मिलती है, असुर, बैगा, बिरहोर, ठीक है, गोंड, हो, मुंडा, खरिया, खोंड, ठीक है। ये अन्य जनजातियां हैं जो आपको झारखंड में देखने को मिलेगी, सब लिख लीजिएगा, इसमें से कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है। संथाल इसमें इंपॉर्टेंट है, इसमें आपको मुंडा इंपॉर्टेंट मिलती है, बिरहोर इसमें इंपॉर्टेंट मिलती है, ध्यान रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है जो यहाँ मिलती है। बड़ा जनजातीय प्रदेश है ये, छोटा नागपुर का पठार का क्षेत्र है, जहां पर हम बोल सकते हैं इन्हीं आदिवासी लोगों के बल पर इंडस्ट्रीज भी स्थापित हो रही हैं। ठीक, भील जनजाति मुख्य रूप से निवास करती है दोस्तों। भील जनजाति राजस्थान के भी कुछ क्षेत्र में है, गुजरात में भी रहती है और मध्य प्रदेश में भी रहती है। भील जनजाति दोस्तों इन तीनों में रहती है, ध्यान रखेंगे। मध्य प्रदेश जो है ये यहाँ पर भील सर्वाधिक हैं। सर्वाधिक भील कहाँ है दोस्तों? मध्य प्रदेश में है, मतलब मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति जो है वो भील जनजाति है, ध्यान रखेंगे। भील जो है दोस्तों ये भिल्लम से निकला हुआ है, भिल्लम शब्द था, इस भिल्लम से निकला हुआ भील, जिसका मतलब होता है कि धनुष बाण धारण करने वाले, ठीक है, धनुष बाण धारण करने वाले। तो भील जनजाति के जो लोग हैं ये धनुष बाण
धारण करने वाले लोग होते हैं, इसमें एक्सपर्ट होते हैं। और ये याद रखिएगा कि जो भील होते हैं इनके मकान को कू कहा जाता है, इनके निवास को फाल्या कहते हैं। पटेल इनका मुखिया होता है गांव का। इसके अलावा इनका जो त्यौहार है वो भगोरिया नृत्य ही होता है, और इनके लिए जो विवाह की पद्धति है वो भी भगोरिया के तहत ही आप लोग देखते हैं। और इसके अलावा ये भी जानिएगा कि भील बहुत तुनक मिजाज के होते हैं, थोड़े से में सनक जाते हैं और तुरंत किसी को भी मारने से पीछे नहीं हटते। ताड़ी इनका प्रिय पेय पदार्थ है। राबड़ी ये पीना पसंद करते हैं जो मक्के की बनती है, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। रंगप्रिय जनजाति होती है भील काफी, इसलिए जब भी आप भील समुदाय के लोगों को देखते हैं तो वो आपको काफी बोल सकते हैं कि रंग बिरंगे कपड़े पहने हुए दिखाई पड़ते हैं। होली विशेष तौर पर यहाँ मनाया जाता है इनका त्यौहार, और होली के दौरान ही हम यहाँ देखते हैं भगोरिया उत्सव को। मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति है भील जनजाति, और टाटिया भील को आप जानते ही हैं, जिनके नाम पर इंदौर के भंवरकुआ चौराहे का नाम जो है वो टाटिया भील चौराहा कर दिया गया। तो भील समुदाय के वीर योद्धा के तौर पर आप उन्हें देखते हैं। ठीक, चलिए कुकी जनजाति के लोग रहते हैं दोस्तों। कुकी जो है वो मणिपुरी की प्रमुख जनजाति है। इसके अलावा कुकी जो है वो पूरे नॉर्थ ईस्ट में मिलेगी आपको। म्यांमार में आपको कुकी समुदाय मिल जाएगा, कुछ बांग्लादेश में भी आपको मिल जाएगा। अधिकांश लोग जो हैं इसके दोस्तों म्यांमार से प्रवास करके भारत की तरफ आ गए जब म्यांमार में हिंसात्मक गतिविधियां चल रही थी। तो ये विशेष तौर पर सीमावर्ती राज्य मणिपुर में बस गए हैं। मणिपुर की जो टोटल पॉपुलेशन है दोस्तों में लगभग 30% के आसपास आपको कुकी समुदाय देखने को मिलता है। और कुकी समुदाय जो है ये मंगोल है, मंगोल नस्ल का है, और साथ ही साथ ये ईसाई धर्म का पालन करता है। ईसाई धर्म को ये फॉलो करने वाले होते हैं, ये ध्यान रखना है। इनके अंदर जो कानून व्यवस्था है दोस्तों वो पुरानी व्यवस्था की तरह दिखाई पड़ती है। खून का बदला खून यहाँ दिखाई पड़ता है। अगर कोई विश्वासघात करता है तो उसे मृत्युदंड दिया जाता है। क्योंकि समुदाय में जो दोस्तों सरदार होता है ना, उसका पद बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लोग सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं सरदार पर। सरदार की बात को कोई टालता नहीं है, आंख मूंद कर सरदार जो कहता है उसको पालन किया जाता है। ये ध्यान रखिएगा कुकी समुदाय में। और हाल ही में चर्चा में बहुत ज्यादा रहा है दोस्तों। क्यों रहा है? क्योंकि मणिपुर में पिछले लगभग 3-4 महीने से हम देख रहे हैं, 5 महीने से एक हिंसा का वातावरण देखने को मिल रहा है पूरे देश में। यहाँ की हिंसा को लेकर एक पॉलिटिक्स सा छिड़ गया था। संसद का जो सत्र हुआ था मॉनसून का, वो सत्र भी कहीं ना कहीं इसी में खत्म कर दिया गया था बहस के अंतर्गत। तो यह समझना है कि जो ये कुकी समुदाय है ये बड़ा समुदाय है, इसका मतही समुदाय भी है मणिपुर में। तो उनके साथ एक लगभग लंबी झड़प चल रही थी दोस्तों। एक ऊपरी क्षेत्र में रहने वाले थे, एक निचले क्षेत्र में रहने वाले थे। इस चक्कर में दोनों की यहाँ है लंबे संघर्ष देखने को मिला अपने आप को प्रबल बताने के चक्कर में। तो वो यहाँ कुकी समुदाय के हाईलाइट होने का एक कारण रहा। तो एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। कुकी समुदाय के लोग दोस्तों झूम खेती करने के लिए प्रसिद्ध थे। जंगलों को काट कर ये चावल की खेती करते हैं। वर्तमान में ये पशुपालन भी कर रहे हैं। सुअर हुआ, भैंस हुआ, इस प्रकार के जीव ये पालते भी हैं। नॉर्थ ईस्ट के लोग हैं, ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, गारो, खासी तथा जयंतियां किस राज्य में निवास करने वाली जनजाति है? तो याद रखिएगा मिजोरम जो है दोस्तों, सॉरी मेघालय जो है, मेघालय में खासी, गारो, जयंती पहाड़ियां हैं। यहीं पर आपको ये जनजातियां भी मिलती हैं। मतलब इन्हीं जनजातियों के नाम पर ही इन पहाड़ियों का नाम भी पड़ा है। अगर हम इनमें विशेष तौर पर दोस्तों खासी की बात करें तो ये मंगोल नस्ल की जनजाति है। ठीक है, झूम खेती करते हैं ये लोग। इसके अलावा सीढ़ीदार खेती अब इन्होंने प्रारंभ कर दी है। खासी जो जनजाति है दोस्तों, इनका समाज मात्र सत्तात्मक समाज होता है। परिवार की जो सबसे छोटी लड़की होती है उसको संपत्ति का उत्तराधिकारी बनाया जाता है। इसके अलावा ये ईसाई धर्म को अब अपनाने लगे हैं, ये ध्यान रखना है। कौन सी जनजाति? खासी जनजाति, जो मेघालय में आपको मिलती है। ठीक, अगला प्रश्न है, अबोर जनजाति संबंधित है दोस्तों। अबोर जनजाति का संबंध असम से है। असम में इसके अलावा डिम्सा, होजोंग और गारो जनजाति भी देखने को मिलती है। गोंड जनजाति का निवास क्षेत्र है। गोंड जनजाति का निवास क्षेत्र मध्य प्रदेश है। इंपॉर्टेंटली अगर हम देखें तो मध्य प्रदेश में जो नर्मदा घाटी का इलाका है दोस्तों, इसके दोनों तरफ आपको इंपॉर्टेंटली गोंड लोगों का बसेरा देखने को मिलता है। गोंड मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी, सेकंड सबसे बड़ी जनजाति है, दूसरी। ठीक है, मध्य प्रदेश की। और मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति है भील। लेकिन गोंड जो है दोस्तों वो भारत की सबसे बड़ी जनजाति, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, गोंड में अगर हम देखें दोस्तों मध्य प्रदेश की अन्य जनजातियों में, तो मध्य प्रदेश में कोरकू भी है, बेगा भी है, हलवा जनजाति भी, हलवी जनजाति भी है। इसके अलावा हमारे मध्य प्रदेश में आपको बोल सकते हैं भील जनजाति सबसे बड़ी जनजाति के तौर पर दिखेगी, सहरिया मिलेगी। तो लगभग बहुत सारी जनजातियां मध्य प्रदेश में हैं।
मध्य प्रदेश की जनसंख्या का 21% से ज्यादा हिस्सा जनजाति है दोस्तों, तो ये ध्यान रखना है। और अभी जो इलेक्शन के रिजल्ट आएंगे कल 3 दिसंबर को, उसमें आप लोगों को दिखेगा कि किस प्रकार से जनजातीय जनसंख्या ने इसको पूरी तरीके से प्रभावित किया है। झूम खेती जो है, गोंड लोग जो हैं दोस्तों ये झूम खेती करते हैं, ठीक है। अब झूम खेती करते हैं, ये ध्यान रखिएगा। अच्छा, इनकी जो खेती है इनको हम लोग बोलते हैं 2 प्रकार में बांट देते हैं। एक दिप्पा, ये जो है दोस्तों ये झूम खेती है। इसके अलावा ये बोलते हैं पेंडा, ये जो है इसकी सीढ़ीदार खेती जो है उसको आप पेंडा कहते हैं। किसमें? गोंड लोगों में। गोंड लोगों में युवा गृह घोटुल भी है दोस्तों। विवाह के पहले लड़का लड़कियों को गांव के बाहर कुछ दिनों के लिए रख दिया जाता है, जिससे कि उनको समझ में आए तो वो विवाह कर लेते हैं। और इन्हीं में दूध लौटावा प्रथा का प्रचलन भी हमें दिखाई पड़ता है, जिसमें मामा बुआ के बच्चों में यहाँ पर शादी की व्यवस्था देखने को मिलती है, ठीक है। तो ये यहाँ की कहीं ना कहीं जनजाति की व्यवस्था रही गोंड की। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन जनजाति मौसमी प्रवास से संबंधित है? दोस्तों भोटिया जनजाति मौसमी प्रवास से संबंधित है। भोटिया विशेष तौर पर हमको उत्तराखंड के क्षेत्रों में दिखाई पड़ती है, ध्यान रखना है। मौसम के हिसाब से प्रवास कर जाते हैं। लद्दाख के क्षेत्र में जब जाते हैं तो भोटिया को भोट कहते हैं, जबकि अगर हम उत्तराखंड के क्षेत्र में आते हैं, तिब्बत से लगे क्षेत्रों में जाए, नेपाल से सटे क्षेत्रों में जाते हैं, वहां पर इनको भोटिया के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, ओरांव जनजाति किस राज्य से संबंधित है? दोस्तों ओरांव जनजाति का संबंध झारखंड से है, ध्यान रखेंगे। ओरांव जनजाति का संबंध झारखंड से है। टोडा जनजाति कहां पाई जाती है? दोस्तों टोडा जनजाति नीलगिरी पहाड़ियों के क्षेत्र में पाई जाती है। दक्षिण भारत की एक इंपॉर्टेंट जनजाति है दोस्तों, जो भैंस पालक जनजाति के तौर पर जानी जाती है। टोडा जनजाति का जो समाज है उसकी धुरी जो है, मुख्य जो उसका व्यवसाय है दोस्तों वो भैंस पालक है। और टोडा जनजाति के लोग नीलगिरी के क्षेत्र में जब रहते हैं तो ढोल के आकार के मकान बनाकर रहते हैं। अगर इनके लोगों में कोई विवाद हो जाता है तो उसको सुलझाने के लिए नोयम इनकी पंचायत होती है। कुछ इस प्रकार से लिखते हैं नोयम इनके आपसी झगड़ों को सुलझाने के लिए एक पंचायत के तौर पर होती है। और टोडा जनजाति में एक अलग ही प्रथा आपको देखने को मिलती है, बहुपति प्रथा आप इसे कह सकते हैं। अगर कोई लड़की टोडा जनजाति के किसी भी पुरुष से शादी कर लेती है तो शादी के बाद उस पुरुष के जितने भी भाई होंगे वो सभी उसके पति कहलाते हैं। तो एक प्रकार से बहुपति जो प्रथा है वो कहीं ना कहीं टोडा जनजाति में आज भी चलती है। क्लियर? तो ये टोडा जनजाति की व्यवस्था थी जो दक्षिण भारत में तमिलनाडु के नीलगिरी क्षेत्र में आपको मिलती है दोस्तों, ठीक। अगला प्रश्न है, गद्दी लोक निवास है, तो गद्दी लोक निवासी कहाँ के हैं? गद्दी लोक निवासी हैं दोस्तों हिमाचल प्रदेश के। हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में आपको गद्दी जनजाति विशेष तौर पर मिलती है। हिमाचल प्रदेश में गद्दी के अलावा गुज्जर और किन्नर जनजाति भी आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत की निम्न जनजातियों में से कौन बहुपतित्व की प्रथा मानती है? तो ध्यान रखिएगा, टोडा जनजाति और जौनसारी दोनों की दोनों जनजातियां जो हैं वो बहुपति प्रथा को मानती हैं, जबकि गोंड और नागा में ये नहीं चलता। तो बहुपति विवाह जौनसारी और टोडा में चलता है। टोडा नीलगिरी में मिलती है दक्षिण भारत में, और जौनसारी उत्तर प्रदेश की इंपॉर्टेंट जनजाति है। तीसरा और चौथा आपका उत्तर हो जाएगा सी, ठीक है। अगला प्रश्न है, बिरहोर का शाब्दिक अर्थ क्या है? दोस्तों बिरहोर जो है वो झारखंड की एक इंपॉर्टेंट जनजाति है, और बिरहोर का मतलब होता है जंगल का आदमी, जंगली पुरुष के लिए इस प्रकार का शब्द यूज किया जाता है। धुमकुरिया किस जनजाति की सामाजिक संस्था है? दोस्तों धुमकुरिया जो है वो ओरांव जनजाति की सामाजिक संस्था है। ओरांव विशेष तौर पर छोटा नागपुर के पठार क्षेत्र में मिलने वाली जनजाति है, झारखंड क्षेत्र में इसका विस्तार है। और धुमकुरिया जो है दोस्तों इसका प्रारूप जो है वो युवा गृह घोटुल के जैसा ही है, जिसमें स्त्री पुरुष को गांव के बाहर कुछ दिन के लिए अकेला रख दिया जाता है ताकि वो एक दूसरे को समझ सकें, और अगर उनका बिल्कुल व्यवस्थित संपर्क बैठ जाता है तो उनका विवाह करवा दिया जाता है। उस व्यवस्था को आप युवा गृह घोटुल के नाम से जानते हैं। कहाँ? धुमकुरिया में ऐसा होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक। चलिए, निम्नलिखित राज्यों में से किसमें अधिसूचित जनजातियां नहीं पाई जाती? तो याद रखिए हरियाणा एक ऐसा राज्य है जहां पर आप अनुसूचित जनजाति को नहीं देखते। इसके अलावा पंजाब में, दिल्ली में भी आपका अनुसूचित जनजाति दोस्तों नहीं मिलती जनगणना के हिसाब से 2011 में हम देखें तो, ठीक है। अगला प्रश्न है, थारू जनजातियां कहां पाई जाती हैं? तो थारू जनजाति दोस्तों हिमालय का जो तराई प्रदेश है वहां पर आपको मिलेगी। इसके अलावा दोस्तों इसका सबसे ज्यादा विस्तार आपको देखने को मिलता है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति है दोस्तों थारू जनजाति। इसके अलावा बुक्सा हो, खरवार हो,
राजी हो, जोनसारी हो, ये सभी की सभी जनजातियां उत्तर प्रदेश की इंपॉर्टेंट जनजातियां हैं। थारू जो है दोस्तों, इसका शब्द का अर्थ होता है ठहरे हुए। अगर आप थारू शब्द का अर्थ देखेंगे, इसका मतलब होता है ठहरे हुए, ठीक है। और थारू जनजाति का मुख्य व्यवसाय कृषि है। इंपॉर्टेंटली उत्तर प्रदेश में चावल की खेती करते हैं और ये सुअर पालते हैं इंपॉर्टेंटली, और भैंस पालते हैं, ठीक है। तो थारू जनजाति के लोग जो है वो सुअर और भैंस पालते हैं। उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति है थारू जनजाति। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? खस जनजाति दोस्तों अरुणाचल प्रदेश, ये गलत है। अंगामी नागालैंड में मिलती है, बिरहोर झारखंड में मिलती है और टोडा तमिलनाडु में मिलती है। लेकिन खस जनजाति दोस्तों बंगाल की है, ध्यान रखेंगे, अरुणाचल प्रदेश की नहीं है। अगला प्रश्न है, सूची को सूची 2 से मिलाना है। एक तरफ जनजातियां दी गई हैं, एक तरफ सूची क्षेत्र दिए गए हैं। देखिए बिरहोर कहां मिलेगा? बिरहोर आपको मिलती है झारखंड में। भूटिया कहां मिलेगी? सिक्किम में। टोडा कहां मिलेगी? तमिलनाडु में। और सेंटेनलीज कहां मिलेगी? अंडमान निकोबार में। इस हिसाब से अगर देखें दोस्तों तो आपका उत्तर हो जाएगा ए का 4, बी का 3, सी का 2, डी का 1। तो 4 3 2 1। अब देखिए यहां पर 4 3 2 1 उत्तर मिल गया, उत्तर हो जाएगा आपका ए, ठीक। अगला प्रश्न है, सूची को सूची 2 से मिलाना है। एक तरफ जनजातियां हैं, दूसरी तरफ उसके राज्य दिए गए हैं। यहां देखिए ओरांव कहां मिलती है? झारखंड में। खोंड कहां मिलती है? उड़ीसा में। चेचू कहां मिलती है? केरल में। और टोडिया कहां मिलती है? गुजरात में। तो ये जनजातियों के क्षेत्र हमने मिला दिए हैं। इस हिसाब से देखिए आपकी जो जोड़ी होती है दोस्तों, ए का 3 देखिए, अब यहाँ ए का 3 कहां मिल रहा है? इसमें मिल रहा है और इसमें मिल रहा है, मतलब ये भी नहीं हो सकता और ये भी नहीं हो सकता। खोंड कहां मिलती है? उड़ीसा में। तो बी का चौथा होना चाहिए, बी का चौथा यहाँ है, बी का दूसरा, मतलब ये वाला उत्तर आपका सही हो जाएगा। इस प्रकार से आप आसानी से उत्तर लगा सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो गया है आपका ए, ठीक। चलिए अब देखते हैं दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो एग्जाम में आपको प्रश्न के तौर पर दिख सकते हैं। पहला पॉइंट है आदिवासी दिवस। दोस्तों 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस के तौर पर सेलिब्रेट किया जाता है। इसका उद्देश्य है वैश्विक स्तर पर आदिवासियों के अधिकारों को बढ़ावा देना, उनमें एक जागरूकता लेकर आना। इसके अलावा 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के तौर पर मनाते हैं। ये बिरसा मुंडा जी का जन्म दिवस होता है। इसको 2021 में बोल सकते हैं कि जनजातीय गौरव दिवस के तौर पर घोषित किया गया और पहली बार 2021 में इसे मनाया गया था, ठीक है। चलिए तो इस प्रकार से हमने आज के इस लेक्चर में भारत की जनजाति से संबंधित कई इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखा। दोस्तों यहां से एग्जाम में आपको क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे, तो जितने भी क्वेश्चंस हम लोगों ने डिस्कस किए उनको बेहतर तरीके से तैयार कर लेना है, ठीक है। मिलता हूं अगले लेक्चर में नए टॉपिक के साथ, नए प्रश्नों को लेकर। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।